हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल गुरुजी वर्ड 93 पर, जहां मैं आपको हिंदी साहित्य का संपूर्ण पाठ्यक्रम करा रहा हूं। जो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो जहां हिंदी आती हो, यहां से अप्रॉक्स 8 या 9 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। जो आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ऐसा मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूं। बस मुझे आप सभी लोगों के साथ की ज़रूरत है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और यदि कोई कमी हो वीडियो के अंतर्गत तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो में मैं अपनी उन गलतियों को सुधार कर सकूं। देखो, आज का टॉपिक है हमारा आधुनिक काल, जो 1850 ईस्वी से अब तक जो चल रहा है उसे हम आधुनिक काल कहते हैं। और आधुनिक काल का ही हमने कल पाठ पढ़ा था, भारतेंदु युग। जो हमारा पहला टाइम पीरियड था इसका, भारतेंदु युग का। और आज जो पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे द्विवेदी युग के बारे में। ठीक है, जिस किसी ने भी अगर भारतेंदु युग की वीडियो ना देखी हो तो वो चैनल पर जाके वॉच कर सकता है, वरना मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, जहाँ से आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। द्विवेदी युग का जो टाइम पीरियड है वो 1900 से 1920 ईस्वी तक का माना गया है। द्विवेदी युग 20वीं सदी के पहले 2 दशकों का युग है, यानी 20वीं सदी के पहले 2 दशकों का युग है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का जो नामकरण है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही इसका नाम द्विवेदी युग रखा गया। देखो, द्विवेदी जो है आचार्य महावीर प्रसाद जी का सरनेम है, तो इनके सरनेम के ऊपर ही इस युग का नाम द्विवेदी युग रख दिया। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। इसीलिए देखो, ऐसी वीडियो बनाने के लिए बहुत से तथ्यों को देखना, छांटना पड़ता है, उसके बाद एक वीडियो बन के तैयार होती है। और मैं अपनी तरफ से यही कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया कंटेंट कम से कम समय में प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, वीडियो छोटा होगा लेकिन पूरा कंटेंट से फुलफिल होगा। ठीक है। अच्छा, द्विवेदी युग में जो कवि थे उनको 2 वर्गों में रखा गया। जो पहले टाइप के थे वो थे द्विवेदी मंडल के कवि, यानी द्विवेदी मंडल से मैं कहना चाहूँ जो द्विवेदी जी की ही लीक पर या उनके जो मतलब कहते हैं ना, जिस प्रकार वो अपने रचना वगैरह जो भी करते थे और जिस मार्ग पर वो कर रहे थे उसी पे चलने वाले, वो थे द्विवेदी मंडल के कवि। और द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि जो उनकी लीक से हटकर कार्य कर रहे थे, वो द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि कहलाए। अच्छा, द्विवेदी मंडल के कवियों की जो काव्य धारा थी वो अनुशासन की धारा थी। कैसी धारा थी? अनुशासन की धारा थी। और जो द्विवेदी मंडल के बाहर के कवियों की काव्य धारा थी वो स्वच्छंदता की धारा थी। ठीक है, स्वच्छंदता से मतलब हो गया स्वतंत्र, यानी कि ये किसी के अधीन रह के काम नहीं कर रहे थे, इनका कोई वो नहीं था। ये द्विवेदी युग के मंडल में तो आए लेकिन ये उनसे हटकर कार्य कर रहे थे। ठीक है, सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा हो तो कमेंट में जरूर बताएं। श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि थे। देखो, याद रखना, खड़ी बोली के प्रथम, ठीक है, क्या थे? स्वच्छंदतावादी कवि। खड़ी बोली की यहाँ पे बात हुई है। अगर आपसे कही जाए कि खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग जो हुआ था तो वो किसने किया था? अमीर खुसरो ने। यहीं पे मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, जिसने पिछली वीडियो ना देखी हो वो वहाँ से वॉच कर लें। अमीर खुसरो, ठीक है, इनको खड़ी बोली का प्रथम प्रयोगकर्ता माना जाता है। और अमीर खुसरो, मैंने आपको बताया था, इनके जो गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, और इनकी जो ये पहेलियाँ मुकरियाँ इनके लिए प्रसिद्ध थे। द्विवेदी युग की अब हम विशेषताएं समझते हैं। देखो, जागरण सुधार काल भी इसको डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। रियलिटी यही थी कि उस टाइम देश ब्रिटिश के अधीन था। ये देखो किस टाइम पीरियड की बात हो रही है, 1900 से 1920 के। इस टाइम देखो 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था और कांग्रेस का भी विभाजन हो गया था। ठीक है, नरम दल गरम दल बने थे, काफ़ी सारे मतलब एक्टिविटीज़ चल रही थी उस टाइम। तो जागरण सुधार
काल भी इसको कहते हैं, यानी कि इनका जो रचनाएं थी वो राष्ट्रीय चेतना को उजागर करने के लिए, वहाँ के सामाजिक सुधारों के लिए, मानवतावादी के लिए इत्यादि के लिए जो मुख्य विशेषता थी तो वो थी जागरण सुधार काल। प्राकृतिक चित्रण मिलता है इनकी रचनाओं में। गद्य और पद्य दोनों की भाषा कैसी है? खड़ी बोली है। और इसमें काव्य का जो रूप मिलता है वो प्रबंधक काव्य मिलता है। देखो, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि काव्य दो टाइप का होता है, एक होता है तुम्हारा मुक्तक, दूसरा होता है प्रबंधक। मुक्तक यानी कि जो बिल्कुल फ्री है, यानी कि ऐसी रचना जो अपने आप में ही परिपूर्ण हो, वो मुक्तक काव्य के अंतर्गत आती है। और प्रबंधक काव्य के अंतर्गत, यानी जो एक सिरे से शुरू हो और दूसरे सिरे तक जुड़ी रहे, जैसे कि कहानी वगैरह, तो वो प्रबंधक काव्य के अंतर्गत आती है। अब द्विवेदी युग की प्रमुख रचना व रचनाकारों के बारे में समझते हैं हम। पहले हैं मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रंग में भंग, यशोधरा, साकेत। देखो, साकेत की बात आती है तो साकेत में जो सर्ग थे वो 12 सर्ग थे। देखो, सर्गों से मतलब यहाँ है कि पहले क्या होते थे, कांड होते थे, जैसे कि रामचरितमानस में पूरे 7 कांड हैं, है ना। फिर सर्ग आने लगे। पंचवटी, द्वापर, जयद्रथ वध, जय भारत, गुरुकुल, शकुंतला, चंद्रहास, भारत भारती, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भारत भारती की रचना से प्रसन्न होकर महात्मा गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी। राष्ट्र कवि की उपाधि इनको कैसे मिली? महात्मा गांधी के द्वारा। और किस रचना पर मिली? भारत भारती के ऊपर। ठीक है, यहाँ तक आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिन्हें हरिऔध, देखो ये लिखते तो सही हैं पर बाद में पता नहीं कैसे ये गलत हो जाता है, हरिऔध इस नाम से इनको जाना जाता है। इनका उपनाम कह लो, या इनका ज़्यादातर ऐसा कंफ्यूज ना हो, अयोध्या सिंह उपाध्याय को ही हम हरिऔध कहते हैं। तो इनकी जो प्रमुख रचना है प्रिय प्रवास, देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। वैदेही, वनवास, चौखे चौपदे, चुभते चौपदे, परिजात, काव्योपवन, प्रेम प्रपंच, पद्य प्रसून। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहलाया प्रिय प्रवास। और प्रिय प्रवास जो लिखा गया वो 1914 में लिखा गया, और इसमें जो सर्गों की संख्या थी वो 17 सर्ग थे। ठीक है, देखो सारी डिटेल के साथ मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। हरिऔध जी को कवि सम्राट भी कहा जाता था, इनको कवि सम्राट कहते थे। हरिऔध को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया या नवाजा गया। ठीक है, ये था हमारा अयोध्या सिंह उपाध्याय के बारे में डिटेल में पूरा विवरण। नेक्स्ट आते हैं हमारे श्रीधर पाठक। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं एकांतवासी योगी, उजड़ा ग्राम, श्रांत पथिक। देखो, उस टाइम बेशक खड़ी बोली का जरूर प्रचलन था, लेकिन ऐसा नहीं था, बहुत से लोग ब्रज में भी अपने काव्यों की रचना कर रहे थे, लेकिन मान्यता जो उस टाइम दी गई थी वो खड़ी बोली को ही दी गई। नेक्स्ट आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी जिनके नाम पर ही ये द्विवेदी युग पड़ा, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो द्विवेदी की जो प्रमुख रचनाएं हैं काव्य मंजूषा, कविता कलम, सुमन, सर्गो नरक ठिकाना नाही। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो मैं बताता और जाता हूँ आपको कि कौन कौन इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है, और आपके ये शरण गुप्त जी की सारी इम्पोर्टेंट है, कुछ भी इनमें से आ सकता है। नेक्स्ट है हमारे रामचरित उपाध्याय, जिनकी प्रमुख रचनाएं हैं राष्ट्र भारती, देवदूत, भारत भक्ति, मेघदूत, सत्य हरिश्चंद्र, रामचरित, चिंतामणि। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में ट्रेंड करता है ये क्वेश्चन, चिंतामणि वाला। चिंतामणि किनकी रचना है? ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी, पथिक, स्वप्न, मिलन, मानसी। देखो, राम नरेश जो त्रिपाठी थे, इन्होंने ही क्या किया था, मतलब राष्ट्रीयता के 3 खतरे जो उन्होंने बताए थे तुम्हारे, एक तो विदेशी शासन, एक तंत्रीय शासन और विदेशी आक्रमण। इन तीनों विषयों को लेकर इन त्रिपाठी जी ने काव्य त्रयी की रचना की थी। तो काव्य त्रयी के अंतर्गत जो आती हैं
जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। आपकी मिलन मिलेगी, पथिक मिलेगी और आपकी स्वप्न मिलेगी। ये तीनों रचनाएं जो इन्होंने लिखी हैं ये आपकी काव्य त्रयी, ठीक है, काव्य त्रयी इसके अंतर्गत आती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो था द्विवेदी युग के बारे में, जितना भी इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब के ऊपर मैंने डिटेल में चर्चा की। अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने चैनल गुरुजी वर्ड 93 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।